एवरीवन वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीएमएफआईएएस का जो हम कंजर्वेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें एक्स टू कंजर्वेशन से। तो इसके अंदर में क्या होता है जो कि मैं पहले ही बता चुका था, एक्स टू और इंसिटू में क्या डिफरेंस होता है। इंसिटू यानी कि साइट पे जाके ही कंजर्वेशन करना एनिमल्स का, और एक्स टू यानी कि उनको कहीं बाहर रिलोकेट करके उनका कंजर्वेशन करना। तो इस अप्रोच में जो भी थ्रेटेंड एनिमल्स होते हैं, जो भी प्लांट वगैरह होते हैं, तो उनको एक नेचुरल हैबिटेट में लाया जाता है और एक यूनिक सेटिंग अप करा जाता है और उनको प्रोटेक्ट करा जाता है और उनको एक स्पेशल केयर दी जाती है। जैसे जूलॉजिकल पार्क या बोटेनिकल गार्डन बना देते हैं, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क बन गया, ये सीड बैंक वगैरह जो बना दिया, तो ये सारे एक्स टू कंजर्वेशन के अंदर में आते हैं। तो इनको ध्यान रखिएगा। ये जैसे आपके ज़ू वगैरह हो गए हैं, ज़ू भी क्या है, ये एक्स टू है। ज़ू वहाँ पे थोड़ी बनाए जाते हैं जहाँ पे वो रह रहे हैं। जैसे आप दिल्ली में अब सारे जानवर को अगर लेके आए हैं ज़ू में तो उनका कंजर्वेशन भी कराए। अब ऐसा थोड़ी कि दिल्ली में ये सारे जानवर मिल रहे थे उस ज़ू के अंदर में, ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान रख लीजिएगा। और जो सीड से अलग अलग जेनेटिक स्ट्रेन की कॉमर्शियली जो कि इंपॉर्टेंट होती है प्लांट के लिए, वो रखी जाती है लंबे समय के लिए। कहाँ? सीड बैंक्स में। जैसे कि नेशनल जीन बैंक है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज करके है दिल्ली के अंदर में। ये प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल है कंजर्व करने के लिए एक यूनिक एक्सेशन, एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे एज अ कलेक्शन फॉर पोस्टैरिटी प्रीडोमिनेंटली इन द फॉर्म ऑफ सीड्स। तो जैसे इसमें 2011-12 में क्वेश्चन भी आते हैं, इनमें से बताओ इंस्टीट्यूट मेथड जो कंजर्वेशन का वो कौन सा है, इनमें से कौन सा नहीं है, इज़ नॉट अ साइट फॉर। ऑब्वियसली बात है, देखो बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, इंस्टीट्यूट है, ठीक। और बोटेनिकल गार्डन ये क्या है, ये एक्स टू है, क्योंकि जस्ट अभी हमने देखा नेशनल पार्क जहाँ पे जानवर पाए जाते हैं वहीं पे रिजर्व उनका कंजर्वेशन करा जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी। तो बोटेनिकल गार्डन जो है वो एक्स टू है, इंस्टीट्यूट नहीं है। कुछ नेशनल इनिशिएटिव्स जो कि लिए गए हैं वाइल्ड लाइफ मिटिगेशन मेजर, तो कुछ अंडर पास एंड ओवर पासेस भी बना दिए जाते हैं। जस्ट लाइक जैसे अगर आप मतलब कहीं पे कुछ भी रोड वगैरह कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो जैसे रोड इसके नीचे से निकल जाता है तो ऊपर एक अंडरपास टाइप से बना दिया जाता है जानवरों वगैरह के लिए, ठीक है, जिससे कि वो इसके ऊपर से दूसरी जगह जंगल में जा सकें। कैनोपी ब्रिज टाइप से बना दिए जाते हैं, कॉन्क्रीट अंडरपास बना दिए जाते हैं, ये ऊपर ओवरपास टनल वगैरह बना दिए जाते हैं। क्योंकि अब अगर आप उनके एरिया को इस्तेमाल कर रहे हैं रोड वगैरह के लिए, तो आपको उनके लिए भी तो रोड बनाना पड़ेगा ना, वरना फिर क्या होता है कि अरे यहाँ पे जानवर देखा गया, यहाँ पे शेर आ गया, वो आ गया। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, हम उनकी जगह को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वो हमारी जगह को ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं। उनकी तो मजबूरी है ना, जहाँ वो इतने सालों से रह रहे थे वहाँ जाके हम लोग उनकी जगह को ऑक्यूपाई कर ले रहे हैं, तो फिर कैसे होगा, वो बेचारे कहाँ रहेंगे। क्वारंटीन सेंटर्स भी हैं जो कि चेक करते हैं इनवेजिव स्पीसीज़ को। मतलब अगर आप देखें तो जितनी भी इनवेजिव स्पीसीज़ होती हैं, जैसे इंडिया के पास जो काफ़ी सारे प्लांट जो क्वारंटीन सेंटर्स में हैं, मेजर एयरपोर्ट, सी पोर्ट एंड रेलवे स्टेशन, तो ये अंडर द कंट्रोल ऑफ किसके, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के अंदर में, जो कि वर्क करता है कोऑर्डिनेशन में किसके साथ, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन स्टोरेज के साथ। जो इम्पोर्ट है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का वो गवर्न करा जाता है डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट 1914 के थ्रू, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का जो कि रेस्पॉन्सिबल है कंट्रोल करने के लिए इन्वेजिव पेस्ट वीड्स वगैरह इन सबको, ठीक है। तो इसको ध्यान रख लेना। और जिस टाइम पे जो कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अराइव होता है तो कस्टम ऑफिशियल चेक करते हैं उसका साइट ऑफ फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट वगैरह जो कि होता है, जो कि रिलेटेड उसके कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह, वो सारी चीज़ें चेक करी जाती हैं, ठीक। और इफ़ अगर किसी एक प्रोडक्ट को फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो जो DPPQS है वो फ्यूमिगेट द प्रोडक्ट विथ मिथाइल ब्रोमाइड गैस फुमिजेंट फॉर सॉइल बोर्न डिसीज एंड पेस्ट एंड इशू अ फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट, ओके। प्रिजर्वेशन जैसे कराया जाता है, जैसे ये देखो ये इको ब्रिज बना दिया, जैसे ऐसा समझ लो इन दोनों को इधर उधर जाने के लिए इस पेड़ से उस पेड़ पे, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। प्रिजर्वेशन जो करा जाता है किसका, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट का, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिल जाती है और ह्यूमन एनक्रोचमेंट भी देखने को मिल जाता है, टूरिज्म वगैरह, डिफोरेस्टेशन, सैंड माइनिंग, इन सब की वजह से आयरन माइनिंग भी आपको देखने को मिलती है और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा थ्रेट भी होता है इकोसिस्टम को। इन घाट्स के तो जो वेस्टर्न घाट है वो लगभग अगर आप देखेंगे तो कन्याकुमारी से गुजरात तक 1,64,280 स्क्वायर किलोमीटर में, जो कि
6 स्टेट में फैला हुआ है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला और गुजरात इन गोवा में। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। वन ऑफ द 8 हॉटेस्ट हॉट स्पॉट भी है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का वर्ल्ड में। ईस्टर्न घाट जो कि 75,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तक। ओके, और कुछ पार्ट आपको तेलंगाना का भी देखने को मिल जाएगा, थोड़ा कर्नाटका का भी, ठीक। और डिसकंटिन्यूस हिल्स भी देखने को मिल जाती हैं, एंड दे आर एरोडेड एंड कट करी जाती हैं थ्रू बाय द गोदावरी महानदी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर। डिफोरेस्टेशन की वजह से आपको देखने को मिलेगा हैज़ मेड द हिल्स ऑफ द ईस्टर्न घाट बैरन एंड इट्स स्ट्रीम आर रनिंग ड्राई। और जो लार्ज स्केल प्लांटेशन है, कॉफ़ी, टी एंड ऑर्चार्ड्स हैं, वो रेज होते हैं इन हिल्स में। वैल्यूएबल ट्रीज लाइक जैसे रेड सेंडर्स वगैरह, ससाचलम हिल्स है, वो आर रिमूव्ड इलीगली। माधव गडगिल रिपोर्ट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने कॉन्स्टिट्यूट करा था एक वेस्टर्न घाट एक्सपर्ट इकोलॉजी पैनल। 2010 में जो पैनल था इसने सबमिट करी थी अपनी रिपोर्ट 2011 में एक स्ट्रिंजेंट असेसमेंट के साथ ऑफ द कंडीशन ऑफ द वेस्टर्न घाट, जो कि क्रिटिसाइज़ करा था कि जो कमेटी जो थी उसने वो फेल हुई है बैलेंस करने के लिए डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन। तो रिपोर्ट ने सजेस्ट करे काफ़ी रेडिकल चेंजेस और एक नीड बताई कंजर्व करने की वेस्टर्न घाट को। और जो रिकमेंडेशन था उसने दिया कि इफ़ इम्प्लीमेंटेड तो ये सीवियरली इफेक्ट कर देगा माइनिंग माफिया को एंड सैंड माफिया को एंड लोकल एनक्रोचर्स को। और कुछ गडगिल रिपोर्ट की रिकमेंडेशन, जैसे रिपोर्ट ने बोला था कि बॉटम टू टॉप अप्रोच के लिए ग्राम सभा से लेकर टॉप तक की अप्रोच अपनानी चाहिए। रिकमेंड करा था कि जो 64% जो एरिया है वो आना चाहिए इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में। इस एरिया के अंदर जो स्मॉलर रीजन्स हैं उनको आइडेंटिफाई करा जाना चाहिए एज ए इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन 1, 2 एंड 3। जो 75% है वो फॉल करता है अंडर ESZ 1 और 2, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है प्रोटेक्टेड एरियाज़ में, जैसे कि नेशनल पार्क, नेचुरल पार्क। कुछ न्यू डैम जो कि बेस्ड इन लार्ज स्केल स्टोरेज पर उनको परमिट होना चाहिए ESZ 1 में। और कोई भी पोल्यूटिंग मतलब कोई भी न्यू डैम्स नहीं होने चाहिए किसमें, ESZ 1 में। और कोई भी पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज जैसे कि थर्मल पावर प्लांट वगैरह उनको अलाउड नहीं होना चाहिए ESZ 1 एंड 2 में। जो एग्जिस्टिंग रेड एंड ऑरेंज कैटेगरी इंडस्ट्रीज हैं उनको बोला जाना चाहिए कि भाई वो स्विच करें ज़ीरो पोल्यूशन पे 2016 तक। और ये जो कमेटी थी उसने प्रपोज करा था वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल अथॉरिटी, जिसको स्टैट्यूटरी पावर देनी चाहिए रेगुलेट करने के लिए सारी एक्टिविटीज़। फिर कस्तूरी रंगन कमेटी आपने देखा, ये काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स के प्रेशर के बाद ये सेटअप करी गई एक हाई लेवल वर्किंग ग्रुप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर कस्तूरी रंजन। इन्होंने स्टडी करा रिकमेंडेशन गडगिल कमेटी के, और इन्होंने डाइल्यूट करा काफ़ी सारे रिकमेंडेशंस को और सेटिस्फाई करा काफ़ी इंटरेस्ट काफ़ी माफियाज के। सजेस्ट करा कि जो 37% जो वेस्टर्न घाट है वो डिक्लेयर करा जाना चाहिए। ESA रिकमेंडेशन क्या थी कस्तूरी रंगन कमेटी की, बैन होना चाहिए माइनिंग पे एंड सैंड माइनिंग पे, क्वायरिंग पे, कोई भी न्यू थर्मल पावर प्रोजेक्ट और कोई भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मतलब अलाउड नहीं होना, अलाउड भी होना चाहिए तो रेस्ट्रिक्शन के साथ होना चाहिए। बैन होना चाहिए न्यू पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज पे। बिल्ड एंड कंस्ट्रक्शन जो है प्रोजेक्ट का अप टू 20,000 स्क्वायर किलोमीटर वो अलाउड होना चाहिए, बट जो टाउनशिप है वो बैंड होनी चाहिए। फॉरेस्ट डाइवर्जन जो कि अलाउड होना चाहिए विद एक्स्ट्रा सेफ गार्ड। ओके, तो प्रोटेक्ट करने के लिए वेस्टर्न घाट में तो अक्टूबर 2018 में नोटिफिकेशन आया जिसमें 57,000 स्क्वायर किलोमीटर जो वेस्टर्न घाट थे जो कि स्प्रेड अलोंग विद 6 स्टेट इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया के नाम से जो ड्राफ्ट था इसने नोटिफिकेशन ड्राफ्ट करी। इफ़ अगर उसको फाइनल क्लियरेंस मिलता है तो बैन करेगा एक्टिविटीज़ पे, जैसे कि रेड कैटेगरी इंडस्ट्रीज़ पर कंस्ट्रक्शन करेगा, थर्मल पावर प्लांट का लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, क्वायरिंग एंड सैंड माइनिंग पे है। बट जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, ऑरेंज कैटेगरी इंडस्ट्रीज़ एंड अदर एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको अलाउ कर देगा, ठीक। हिस्टोरिक सिटीजन मूवमेंट एनवायरमेंटलिस्ट सुंदरलाल बहुगुणा जो कि इन्होंने कि लेड करा चिपको एंड तीरी मूवमेंट, और उनकी जो डेथ थी वो भी हुई थी कोविड-19 के दौरान में 2021 में। और इनको जाना जाता है एज ए डिफेंडर ऑफ द हिमालय एंड इनको एनवायरमेंटल गांधी भी बोला जाता है। इन्होंने प्रोटेस्ट करा था प्रिजर्वेशन के लिए फॉरेस्ट के हिमालयाज़ में एंड चिपको मूवमेंट चलाया था 1970 में।
और एंटी थ्री द मूवमेंट भी स्टार्ट करा था इन्होंने 1980s में। इन्होंने बिलीव करा था कि जो इकोलॉजी है वो एक परमानेंट इकोनॉमी है। चिपको मूवमेंट अगर देखा जाए तो इसका मतलब है इन्होंने क्या करा था, पेड़ को गले लगाया था, हग करा था उसको कि अरे, जैसे मान लीजिए कि लोग काटने आ रहे थे तो वो उसको क्या करने लगे थे, वो उसको गले लगा के खड़े होने लगे थे। ये गांधी जी का मेथड था सत्याग्रह वाला, कि नॉन वॉयलेंट होकर रेजिस्टेंस करना है, उनको पेड़ों को हक करके। ये जो फर्स्ट रिकॉर्ड करा गया था इवेंट अगर देखा जाए तो खिजराली विलेज जोधपुर 1730 एडी में हुआ था, जिसमें कि 363 बिश्नोई जो कि लैड करे जा रहे थे अमृता देवी जी के द्वारा, उन्होंने सेक्रीफाइस करी थी अपनी लाइफ प्रोटेक्ट करने के लिए खिजरी के ट्री को, जो कि स्टेट ट्री है राजस्थान का, जो कि कंसिडर करा जाता है एक पवित्र पेड़ बिश्नोई कम्युनिटी के द्वारा। और ये जो फर्स्ट चिपको मूवमेंट था इंडिपेंडेंट इंडिया में, वो 1973 में हुआ, जो कि अपर अलकनंदा वैली में गढ़वाल रीजन में उत्तराखंड के, जो कि इस समय यूपी में ही था। ठीक। सुंदरलाल बहुगुणा का जो रोल क्या था, वो ये था कि वो 5,000 किलोमीटर पैदल चले प्लेस टू प्लेस और गैदर करा सपोर्ट। ठीक। और इसके जैसे 15 रिजल्टेड इन 15 ईयर बैन लग गया था ट्री की कटिंग पर 1980 में। वुमेन का भी आपको रोल देखने को मिला इस मूवमेंट में। वुमेन जैसे कि कोरा देवी जो थी, उन्होंने नोटिस करा कि जितने भी लोकल लोजर्स है वो कट कर रहे ट्रीज को रैनी विलेज में, तो इन्होंने मोबिलाइज करा अदर वुमेन को भी रैनी विलेज में कन्वर्ट करा एंड चैलेंज करा ये जो ट्री वगैरह काटे जा रहे थे इन सबको। अब पीको मूवमेंट एक लोकल टर्म है जो कि हगिंग इन कन्नड़ा, ये कनाडा में स्टार्ट हुआ था, तो ये भी हगिंग से रिलेटेड था। वो कर्नाटक में 1983 में एंटी टीरी डैम प्रोटेस्ट है जो कि स्टार्ट हुआ था अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ टिहरी डैम। ठीक। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पेड़ वगैरह काटे गए थे टिहरी डैम बनाने के लिए, क्योंकि जो 24,000 मेगा वोट मल्टीपर्पज़ डैम भागीरथी रिवर पे बनाया गया था, जो कि ट्रिब्यूटरी है गंगा की, और ये टोलेस्ट डैम है इंडिया का, और ये लाई करता है हिमालयन सिस्मिक गैप में, और एक मेजर फॉल्ट जोन है जो कि यहाँ पे खतरा रहता है इस वजह से लैंडस्लाइड और अर्थक्वेक आने का। सीबीडी अगर देखा जाए तो ये एक यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एक लीगली बाइंडिंग मल्टी ट्रीटी है। ये बेसिकली इसका फोकस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। इसके 3 गोल हैं, वही कंजर्वेशन करना, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन करना और इक्विटेबल शेयर करना बेनिफिट का। कार्टेजाना प्रोटोकॉल है एक बायोसेफ्टी से रिलेटेड, जो कि कन्वेंशन है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे। एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट अडोप्ट करा गया था 2000 में, और ये आया था एंटर्ड इनटू फोर्स 2003 में। ये कवर करता है जितने भी फील्ड है बायोटेक्नोलॉजिकल। करंटली इसकी 173 पार्टीज़ है। इंडिया ने इसको रेटिफाई करा एंड कार्टेजाना प्रोटोकॉल साइन करा था। साइन होता कहाँ, कार्टेजाना कोलंबिया में। ये इसका एम है वही है कि एक इंश्योर करना सेफ हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट करना, यूज़ करना लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को, जो कि रिजल्टिंग फ्रॉम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, रीएड्रेस करता है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर करता है बेनिफिट शेयरिंग एंड बायोसेफ्टी इश्यूज़ को। नगोया प्रोटोकॉल जो कि ऑन एक्सेस एंड बेनिफिटिंग शेयर, तो ये 10th COP आपको देखने को मिलेगी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो कि कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की नगोया यानी कि जापान में हुई थी, जो कि अडॉप्ट करे गई थी। ये सेकंड प्रोटोकॉल था CBD का, और ये एंटर्ड हुआ था फोर्स में 2014 में। 137 इसके पार्टीज है भारत को इंक्लूड करके। और इसका बेसिकली अगर देखा जाए तो इसका एम क्या है कि एक्सेस करना जेनेटिक रिसोर्सेज को एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयर करना बेनिफिट्स को, जो कि इनके यूटिलाइजेशन से आता है। वन ऑफ द 3 ऑब्जेक्टिव जो थे CBD का, उनमें से एक इसका फोकस था इंटरनेशनल ट्रीटी, जो कि प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर से लाएगी। इसको जाना जाता है इंटरनेशनल शीट ट्रीटी के नाम से। इंटरनेशनल एग्रीमेंट है हार्मनी को लेकर CBD के साथ। इसका एम है गारंटी करना फूड सिक्योरिटी कंजर्वेशन के थ्रू, एक्सचेंज करना, सस्टेनेबल यूज़ करना वर्ल्ड के प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज का फूड एंड एग्रीकल्चर कर लेके, एक्स वेल एज फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयर करना, जो कि यहाँ से आता है। और बाकी ये जो आप क्वेश्चन है 2016 का, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और इसको लगाने की कोशिश करिएगा। बाकी आंसर तो इसमें है ही, आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके लगाइएगा। बायोडाइवर्सिटी टारगेट जो कि CBD की जो COP12 थी उसमें लिए गए थे कि हमें किस तरीके से प्लान लेके चलना है, जो कि 2020 से पहले ही अचीव करना है, कि भाई डाइवर्सिटी लॉस का जो कारण है उसको एड्रेस करना, प्रमोट करना, सस्टेनेबल ये यूज़ बेनिफिट करना है, जितने भी एनहेंस करने बेनिफिट टू ऑल
फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी सेफ गार्ड करना, इकोसिस्टम स्पेसीज जेनेटिक डाइवर्सिटी का एनहेंस करना, पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट। अब नन ऑफ द 20 ऐसी टारगेट जो कि agreed on by national government through CBD has been met according to CBD ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक फिफ्थ रिपोर्ट में, यानी कि कोई सा भी इनमें अचीव तो हो नहीं पाया। सरमल सिक का डिक्लेरेशन न्यू डील फॉर नेचर COP 14 आपको देखने को मिली। इजिप्ट के अंदर में इसका फोकस वही था, इंटीग्रेट करना बायोडाइवर्सिटी लेजिस्लेटिव एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क में। इसका एम था डेवलप करना है पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। जैसे आईची वाले बायोडाइवर्सिटी टारगेट फेल हो गए थे, तो फिर ये वाले टारगेट लाए गए थे अचीव करने के लिए 2025 तक का विजन को बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग। CBD की COP 15 जो कि हुई थी कहाँ, कार्टिजाना में, बायोसेफ्टी वगैरह से रिलेटेड। और CBD 15 अगर आप देखेंगे इनिशियली शेड्यूल हुई थी अक्टूबर 2020 में क्यूनमिंग चाइना में होनी थी, बट रीशेड्यूल करेगी 2022 में, फिर बाद में मूव करेगी मॉन्ट्रियल में। फिर चाइना एंड कनाडा ने को होस्ट करा, फिर अडोप्ट करा क्यूमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। और 4 ग्लोबल गोल्स भी रखे गए जो कि अचीव करने 2050 तक, 23 ग्लोबल टारगेट जो कि 2030 तक के रखे गए। ठीक, कि हमें ये अचीव करना है। इंडिया ने डिमांड करा COP 15 में क्या कि एक अर्जेंट नीड है क्रिएट करने की एक न्यू एंड डेडिकेटेड फंड जो कि हेल्प करे डेवलपिंग कंट्रीज़ को उनके भी टारगेट अचीव होने में रिगार्डिंग द क्लाइमेट। पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क 4 गोल्स जो कि 2050 तक के हैं कि वही कि रिड्यूस करना एक्सटेंशन रेट एंड रिस्क जो है सारी स्पीसीज़ का, उसको कम करना 2050 तक। बायोडाइवर्सिटी का जो सस्टेनेबल यूज़ करना अचीव करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबली इंक्रीज करना, फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग यूटिलाइज करके जेनेटिक रिसोर्सेज का एडुकेट फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करनी। क्यूमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क प्रोग्रेसिवली जो कि क्लोजिंग द बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस गैप ऑफ 700 मिलियन एनुअली। ग्लोबल टारगेट्स बाय 2030, ये जो टारगेट्स हैं डिवाइडेड है 3 कैटेगरीज में जो कि रिड्यूस करते हैं थ्रेट बायोडाइवर्सिटी बाय 2030। 8 टारगेट्स हैं बायोडाइवर्सिटी जो कि लॉस करा एरियाज में हाई बायोडाइवर्सिटी क्लोज टू 0 30/30 की प्लेज ली गई कि रिस्टोर करना एटलीस्ट 30% एरियाज को जो कि डिग्रेडेड इकोसिस्टम के हैं, कंजर्व करना एटलीस्ट 30% इकोसिस्टम, हॉल्ट ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्सटेंशन of non-threatened species and significantly reduce extinction risk, ensure करना है harvesting trade of wild species sustainable and safe, reduce करना है pathogen spillover, reduce करना है invasive alien species का by at least 50% reduce करना है pollution risk को 2030 तक। ठीक, ओके, मीटिंग करना है पीपल के नीड्स को सस्टेनेबल यूज़ करके एंड बेनिफिट शेयर करके 2030 तक, उसके भी 5 टारगेट लगाए गए। ठीक, आप रिसेंट की जो मीटिंग्स हुई थी उनका ध्यान रखना, और वो मैं PT 365 कवर कर दिया हूँ, आप देख लीजिएगा। PT 365 जो विज़न IS के, तो करंट अफेयर्स वाले ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। टूल्स एंड जो सॉल्यूशंस इम्प्लीमेंटेशन एंड मेन स्ट्रीमिंग के रिगार्डिंग 2030 के लिए रखे गए थे टारगेट्स वगैरह। ठीक, कुछ अदर इंटरनेशनल एफर्ट्स, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट एंड लैंडस्केप रिस्टोरेशन करके लाया गया या USAID के द्वारा, जिसमें ये यूनाइट करेगा गवर्नमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन को, कम्युनिटीज़ को जो कि वर्क करें एक साथ ये जो लॉस हुआ डिग्रेडेड फॉरेस्ट के रिगार्डिंग उसको रिस्टोर करने के लिए। और रेस्पॉन्ड करे डायरेक्टली बून चैलेंज को जो कि रिस्टोर करेगा 150 मिलियन हेक्टेयर डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेड लैंड को 2020 तक एंड 350 मिलियन हेक्टेयर 2030 तक। बून चैलेंज जो कि लॉन्च हुआ था 2011 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी एंड IUCN, जिसका एम है रिस्टोर करना 150 मिलियन हेक्टेयर डिफॉरेस्टेड एंड डिग्रेडेड लैंड 2020 तक। 2014 तक जो एट द UN क्लाइमेट समिट कंट्रीज जो थी एक्सटेंड करा उन्होंने अपना टारगेट टू 350 मिलियन हेक्टेयर 2030 तक अंडर द न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट, एक वॉलेंट्री एंड नॉन बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन था जो कि एक्शन लिया गया होल्ड करने के लिए ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन। एट द UNFCCC जो थे 2015 में पेरिस में इंडिया ने ज्वाइन करा वॉलेंट्री बून चैलेंज, और इसने प्लेज लिया कि रिस्टोर करेगा 13 मिलियन हेक्टेयर्स डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड लैंड को 2020 तक एंड एक एडिशनल 8 मिलियन हेक्टेयर बाय 2030 तक।
ये क्वेश्चन आप वीडियो पोस्ट करके सॉल्व करने की कोशिश कर लीजिएगा, ठीक। लैंडस्केप रिस्टोरेशन, IUCN एंड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने एक टर्म लिखा है FLR, फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन 2000 में, कि हमें इसको रिस्टोर करना है जो लैंड एरिया वगैरह है। जैसे ही ये FLR ने रिसीव करा ग्लोबल अटेंशन सिंस 2011, क्योंकि वो बून चैलेंज लॉन्च हो गया था, उसके 7 गाइडिंग प्रिंसिपल आ गए कि भाई नेचुरल सिस्टम का अच्छे से इस्तेमाल करना है, लैंडस्केप देखना है, इंडिविजुअल साइट्स को नहीं देखना है, एनहेंस करना है, कंजर्वेशन, रिकवरी वगैरह ये सब एंगेज करना है सारे स्टेक होल्डर्स को, ट्रेडिशनल इंडिजीनियस नॉलेज लेके आने, मल्टीपल इकोलॉजिकल सोशल एंड इकोनॉमिक फंक्शन लेके आने, लॉन्ग टर्म रेजिलियंस लेके आना है, ठीक है। बाकी इससे जितना कुछ खास इसमें है नहीं। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस एंड सियोल डिक्लेरेशन, जो कि 15th वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस होस्ट हुई थी सियोल में, कोरिया फॉरेस्ट सर्विस एंड FAO के द्वारा। सेकेंड वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस जो कि हुई थी एशिया में, इंडोनेशिया के साथ होस्ट करी थी फर्स्ट कांग्रेस एशिया में 1978 में। इसके थीम थी कि बिल्ड करना ग्रीन हेल्थ एंड रेसिलिएंट फ्यूचर विद फॉरेस्ट। मैं भी बता रहा हूँ जो कि अभी करंट वाले हैं ना, वो ध्यान रख लेना बस। WFC जो कि एक लार्जेस्ट गैदरिंग है वर्ल्ड के फॉरेस्ट्री सेक्टर की, और ये हेल्ड करी जाती है हर एक 6 साल में सिंस 1926 अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ FAO, और ऑर्गेनाइज करी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक। और ये एक फोरम है शेयर करने के लिए नॉलेज एंड एक्सपर्टीज। सियोल डिक्लेरेशन जो कि स्ट्रेस्ड करता है ट्रांजिशन टुवर्ड अ सर्कुलर बायो इकोनॉमी, जिसका मेन मकसद क्या है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो कि फॉर मटेरियल, केमिकल एंड एनर्जी जो कि ड्राइव्ड होते हैं रिन्यूएबल बायोलॉजिकल रिसोर्सेस हैं, एंड अचीव करनी है क्या, क्लाइमेट न्यूट्रलिटी, ठीक। चलिए बाकी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। इनिशिएटिव UN के द्वारा यूनाइटेड नेशन स्ट्रेटेजिक प्लान लाया गया फॉरेस्ट के लिए 2017 से 30 के लिए, ठीक। इंक्लूड करता है टारगेट इंक्रीज करना है फॉरेस्ट एरिया 3% तक वर्ल्ड वाइड बाय 2030 तक। ओके, डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने प्रोक्लेम करा 2021 से 30 तक को एज अ डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। UNEP FAO ने काफ़ी पार्टनर अक्रॉस द प्लेनेट विल वर्क टूवर्ड 2021-2030 इकोसिस्टम रिस्टोरेशन जो वर्क है वो प्लान करा गया 2021 से 30 के लिए, जो कि कंट्रीब्यूट करेगा अचीव करने में टारगेट्स को, जो कि सेट करेगा इंटरनेशनल कन्वेंशंस के द्वारा, जैसे कि 2030 का एजेंडा सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह के लिए यह स्ट्रेटेजिक प्लान लाया गया। बायोडाइवर्सिटी के लिए 2020 में पेरिस एग्रीमेंट है, UN कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, UN कन्वेंशन लाया गया डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बाट करने के लिए, रामसर कन्वेंशन, ये सारे तो हम भी डिटेल में भी पढ़ेंगे वैसे, ठीक। ये ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट एंड लैंडस्केप रिस्टोरेशन लाया गया है, ग्लोबल रिस्टोरेशन काउंसिल एंड द UN स्ट्रेटेजिक प्लान लाया गया फॉरेस्ट 2017 से 2030 तक के लिए। एक बायोफिन इनिशिएटिव, बायोफिन एक लॉन्च करा गया था UNDP के द्वारा 2012 में। इसका एम था कि फिल करना बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस गैप नेशनल लेवल पे, हेल्प करना इम्प्लीमेंट करने में नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान एंड प्रोग्रेस बनाना टुवर्ड्स अचीविंग द नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट। बायोफिन इंडिया में जो कि होस्ट करा जाता है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के द्वारा, जो कि वर्क करता है विद द रिलेवेंट स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड विथ टेक्निकल असिस्टेंट फ्रॉम वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि अडॉप्ट करी गई वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन एंड एक इंटरनेशनल ट्रीटी के थ्रू 1972 में, जो कि एक प्रोवाइड करती है फ्रेमवर्क इंटरनेशनल कोऑपरेशन प्रिजर्व करने में, प्रोटेक्ट करने में कल्चरल ट्रेजर एंड नेचुरल एरियाज वगैरह को, ठीक। चलिए तो ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। थैंक यू एवरीवन, बाय। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।